हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अवशिष्ट याचना यानी कि कॉल्स इन एरियर। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हम लोग अग्रिम याचना यानी कि कॉल्स इन एडवांस के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझिएगा। जो हम लोग का अभी सीरीज चल रहा है कंपनी से रिलेटेड टॉपिक का, उसी में ये टॉपिक अगला टॉपिक है हम लोग का। ठीक है, तो इसको ध्यान से हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे अवशिष्ट याचना क्या होता है, फिर उस देखेंगे हम लोग अग्रिम याचना क्या होता है। उसके बाद हम लोग इन्हीं दोनों में अंतर भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले देखेंगे हम लोग अवशिष्ट याचना है यानी कि कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, तो पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको जो एग्जाम में कैसे लिखना है उसको आप लोग लिखिएगा। अवशिष्ट याचनाएं क्या होती है, ये देखिए, आपको मालूम है कि कंपनी हमेशा क्या करती है, अपनी पूंजी को टुकड़ों में मांगती है। यानी कि पहले वो आवेदन करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद याचनाएं मांगती है। ठीक है, कोई हिस्सेदारी जो होता है वो अपनी आवंटन का या फिर अपनी याचनाओं का भुगतान करने में असमर्थता दिखाता है। ठीक है, यानी कि वो भुगतान समय से नहीं कर पाता है, तो कंपनी वो जो अमाउंट नहीं भुगतान कर पाता है उसी को अवशिष्ट याचना के तरह दिखाती है। एक बात मैं और बता दूं कि कंपनी अधिनियम में ऐसा कोई लिखित नहीं है कि जो है अवशिष्ट याचना का खाता खोलना ही है, लेकिन भारत में कुछ कंपनियां अवशिष्ट याचना यानी कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलती भी है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप अवशिष्ट याचना के अकाउंट खोलते हो तो नेक्स्ट एंट्री जब आप करोगे, आपको जब पैसा मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसलिए जो है कुछ कंपनियां अवशिष्ट याचना के अकाउंट खोलती नहीं है, क्योंकि वो अभी खोलेंगी फिर बाद में उनको बंद करना पड़ेगा, तो एक अकाउंट अलग से मेंटेनेंस करना पड़ता है, इसलिए वो खोलती नहीं है। ठीक है, अवशिष्ट याचना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको बुक के लैंग्वेज में पढ़ समझते हैं और आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं रीड भी करता हूँ साथ साथ। कभी कभी कुछ अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई किसी याचना का समय पर भुगतान नहीं कर पाते। किसी याचना का, या वो आवंटन का जो पेमेंट ना कर पाए, या फिर फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, जो भी है वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो समय से। ठीक है, वो बाद में भले कर दे वो अलग बात है, लेकिन अभी उस समय नहीं कर पाए तो क्या है, ऐसी राशि को क्या कहते हैं हम लोग, अवशिष्ट याचना कहते हैं, यानी कि कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रीड करिए। कभी कभी कुछ अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई किसी याचना का समय पर भुगतान नहीं करती है तो ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट याचना कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। यद्यपि इस खाते को खोलने की आवश्यकता नहीं है, पर भारत में कुछ कंपनियां याचनाओं पर मांगी हुई राशि न मिलने पर या कम प्राप्त होने पर, इसको यहाँ पे पर नोट कर लीजिएगा, पर याचना अवशिष्ट खाता खोलती है। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ होगा। याचनाओं पर मांगी हुई राशि न मिलने पर, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, न मिलने पर या कम प्राप्त होने पर, ये क्या होता है। देखिए, याचना आपसे मांगा गया तो जरूरी थोड़ी है कि सब लोग पैसा नहीं देगा, ऐसा तो है नहीं। मान लो कि कंपनी के पास 1000 शेयर है और कंपनी के शेयर होल्डर 400 है, 400 में वो 1000 शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो कंपनी का याचनाओं पर पैसा नहीं भुगतान करेंगे, तो वो क्या बोला, देखिए क्या लिखा है, कम प्राप्त होने पर। तो जो कुछ लोग नहीं दे रहे तो वही ना कम प्राप्त हो रहा है, तो ये हो गया। या फिर पूरे के पूरे नहीं देंगे तो क्या हो गया, मांगी हुई राशि न मिलने पर। तो न मिलने या फिर कम प्राप्त होने क्या है, मान लो कि जैसे कि 1000 शेयर्स है, ध्यान समझिएगा, और ये क्या है, मान लो कि 400 शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर है। ठीक है, तो शेयर होल्डर जो है, तो ये 400 शेयर होल्डर में क्या है, ये थोड़ी के सारे पैसा नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। मान लो कि 50 शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर जो है वो पैसा नहीं देते हैं, तो इनका जो पैसा है जो नहीं मिला, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या, न मिलने पर या फिर कम प्राप्त होने पर, तो इनका जो पैसा नहीं मिलेगा। अभी कैसे नहीं मिलेगा, जैसे कि अलॉटमेंट का होगा या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का होगा, तो इनटू करके हम लोग वो अमाउंट निकाल लेंगे, वो अमाउंट घटा देते, वो उसकी बात कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए, अवशिष्ट राशि प्राप्त हो जाती है, क्या है, जब अवशिष्ट राशि प्राप्त हो जाती है तो इस खाते को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, और बैंक खाते को डेबिट किया जाता है। इस प्रकार यह खाता बंद हो जाता है। ये एंट्री कैसे होती है मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपने कॉल्स किया। देखिए एक बार आप लोग न्यूमेरिकल लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग ड्यू सबसे करते हैं, यानी कि मांगते सबसे। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल में बता रहा हूं कि एप्लीकेशन हो गया
और पैसा मिल गया, अलॉटमेंट भी हो गया, पैसा मिल गया। अब मान लो फर्स्ट कॉल की बारी थी और हमें पैसा नहीं मिला, तो ड्यू तो हम पूरे से करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल करते हैं। देखिए मैं आपको राइट करके समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां पे मैं लिख दिया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आप एंट्री करते हो, ठीक है। जब आपको पैसा मिलता है तो आप क्या करते हो, एंट्री बैंक अकाउंट DR टू, इसी में आप कर लेते हो क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आप एंट्री करते हो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे जब आपको पूरा पैसा मांगा, पूरा ड्यू हो गया। लेकिन मान लो कुछ शेयर होल्डरों ने पैसा आपको नहीं दिया, तो क्या करोगे, तो पैसा नहीं दिया तो आपको इसी में रिसीव वाले एंट्री में एडजस्ट करना होता है। तो कैसे एडजस्ट करोगे, तो यहां पे एक नया अकाउंट खोलोगे, कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉल्स इन, ये आप अकाउंट खोल लेते हो। ध्यान समझिएगा, मैंने ब्लू से इसीलिए लिखा है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा अकाउंट खुलता है। जैसे मान लो आपने ड्यू किया, कम पैसा रिसीव हुआ, तो डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन आप कॉल्स इन एरियर भी अकाउंट खोलना चाहते हो तो ये एंट्री हो जाती है, बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब भविष्य में जब वो पैसा आपको मिलेगा, भविष्य में आपको पैसा मिलेगा, तो ये अकाउंट बंद करना है। जैसे अभी लिखा हुआ क्या, जब अपशिष्ट राशि प्राप्त हो जाती है तो इस खाते को क्रेडिट किया जाता है। क्यों किया जाता है, अभी देखिए आपने डेबिट किया तो ये खाता खुल गया, ठीक है। तो जब इसको क्रेडिट करोगे तभी तो खाता बंद होगा। और क्रेडिट क्यों करोगे, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो आने वाले को डेबिट करते हैं, यानी कि बैंक को फिर से डेबिट करना पड़ेगा और आपको क्या, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एंट्री यहाँ पे करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। ये कब होगा, भविष्य में, जब आपको पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री कर लोगे, फिर से यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट DR करोगे और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट यहाँ पे ये कर लोगे। तो देखो यहाँ पे डेबिट हुआ, फिर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बैंक का जो कम बैलेंस था वो यहाँ पे डेबिट होकर बैलेंस को बढ़ा देगा, तो ये एंट्री हो जाएगी। इसीलिए ये लिखा है क्या, कि जब अवशिष्ट राशि प्राप्त हो जाती है तो इस खाते को क्रेडिट किया जाता है, बैंक खाते को डेबिट किया जाता है। इस प्रकार यह खाता बंद हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। इस खाते की बाकी चिट्ठे में दायित्व की ओर पूंजी में से घटाकर दिखाई जाती है। ध्यान समझिएगा, पूंजी में से घटाकर दिखाई जाती है, क्लियर है। अदत्त याचनाओं की दशा में कंपनी अपने अंतर्नियम में यह व्यवस्था कर लेती है कि जिन अंशों पर याचना नहीं आई है उन अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं रहेगा। यानी कि ये चीज आप याद रखिएगा कि जिन पे पैसा बाकी है कंपनी का, वो जो है मीटिंग में वो जो है अपना वोट नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं आप लोग को और बता रहा हूं, उसको ध्यान समझिए, ये आपके एग्जाम में जो है थ्योरी लिखते समय इसको भी आप लिख दीजिएगा। अब देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं कि कंपनी अधिनियम 2013, मैं बार बार बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं, उसको आप एकदम याद कर लीजिए अच्छे से। कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल F क्या कहता है, किसके विषय में, कॉल्स इन एरियर के विषय में। ये कहता है कि जिन अंशधारियों ने अब तक पैसा पेमेंट नहीं किया है तो उस पर 10% की दर से वो ब्याज भी लेगी। मतलब कौन, कंपनी। ध्यान से याद रखिएगा, मैक्सिमम ये रेट है 10% तक ले सकती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी फिर से मैं बता दूं, कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल F कहता है कि जिन अंशधारियों ने अब तक भुगतान नहीं किया है उन धनराशि पर कंपनी मैक्सिमम 10% की दर से ब्याज भी लेगी, ठीक है। यदि ऐसा नहीं अंशधारी करते हैं, यानी कंपनी को जो है समय पर या फिर एक निश्चित समय तक जो है उनको मौका मिलता है पेमेंट करने का और वो नहीं करते हैं, तो उनके अंशों का हरण कर लिया जाता है, ठीक है। एक प्रोसेस है, उसके बारे में अंश का हरण कैसे होता है, फिर ये क्या होता है, इसको यदि आपको समझ में ना है तो आप इसी चैनल पे आप क्लास देख सकते हो, जो कि आदित्य सर ने समझाया है, ठीक है। आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका थंबनेल आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा और समझ लीजिएगा कि अंश का हरण या फिर जब्दीकरण क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी यानी कॉल्स इन एरियर के वजह से अंशों का हरण होता है। यदि आप समय से पेमेंट कर दोगे तो कंपनी आपके अंश का हरण क्यों करेगी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो इस हिसाब से आपका जो है अपशिष्ट याचना क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अग्रिम याचना क्या होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अग्रिम याचना के बारे में, ठीक है। अग्रिम याचना क्या होता है, अग्रिम याचना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, वो कॉल्स इन एरियर का उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है। अभी अपशिष्ट याचना में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अंशधारी भुगतान नहीं कर पाता है, यानी कि कंपनी को समय से उनका पैसा नहीं मिलता।
यहां पर क्या होगा, ठीक उल्टा। अंशधारी जो है कि कंपनी जितना पैसा उससे मांगेगी उतना तो वो देगा ही साथ कुछ एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि वो चाहता है कि भविष्य में आप हमसे मांगोगे तो बार बार मांगोगे, मुझे परेशान करोगे, ऐसा है कि तुम ये लो पैसा रखो और जो है मेरा एडजस्ट करते रहना और मुझे बार बार परेशान मत करना, तंग मत करना कि मुझे पैसा दीजिए ऐसा बोल के। तो इसको जो एक्स्ट्रा पैसा अंशधारी जो देता है, उस एक्स्ट्रा पैसा को ही हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, यानी कि अग्रिम याचना बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी देखिए, अब मैं इसको आपको बताता हूं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी कुछ अंशधारी बार बार याचना का भुगतान करने की परेशानी से बचने के लिए अपने अंशों की संपूर्ण रकम कंपनी को एक साथ दे देती है, उसे अग्रिम याचना कहते हैं। वही चीज है, फिर से देखिए क्या लिखा है कि कभी कभी कुछ अंशधारी बार बार याचना का भुगतान करने की परेशानी से बचने के लिए, मतलब वो नहीं चाहते कि आप बार बार मुझसे पैसा मांगो, एक बार ले लो, ठीक है। और जो एक बार ले लो, जो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं तुमको, वो एक्स्ट्रा पैसा ही क्या हमारा जो है अग्रिम याचना कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप देख सकते हो क्या कि मैंने यहाँ पे एक अलग लिखा हुआ है इसको, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरे शब्दों में लिख रहा हूं क्या कि कभी कभी कुछ अंशधारी याचना या मांगी हुई राशि से भी अधिक राशि भेज देते हैं जो भविष्य की याचनाओं से संबंधित होती है। इस अतिरिक्त राशि को हम लोग अग्रिम याचना या फिर कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। मतलब वही चीज हो गया कि भविष्य में आप हमसे बार बार नहीं मांगोगे और जो भविष्य में जो मुझे या कि दूसरे अंशधारियों से जो आप मांगते हो वो पैसा आज ले लो, अभी ले लो हमसे, और जो वो जो अतिरिक्त राशि कहलाती है वही हमारी अग्रिम याचना होती है, ठीक है। अब इसको देखिए आगे, इस अग्रिम राशि पर कंपनी द्वारा ब्याज दिया जाता है। जैसे वहां पे क्या था, कंपनी आपसे ब्याज लेती थी, तो आपने क्या एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना, तो कंपनी आपको उस अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा पैसे पर क्या करेगी, ब्याज देगी। परंतु किसी भी दशा में ब्याज की दर 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कितना प्रतिशत, 12% क्या, वार्षिक, इसको भी ध्यान, 12% वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी की साधारण सभा, ठीक है, साधारण सभा में प्रस्ताव पास करके ब्याज की दर को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, इसे चिट्ठे में दायित्व की ओर अलग से दिखाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा एकदम से। आपको मैं बता दूं, यदि आप लोग कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर को मीनिंग को यदि अच्छे से समझ लोगे ना, तो अंतर याद करना बड़ी आसान हो जाएगा। इसलिए आप इसको मीनिंग को अच्छे समझते रहो। अब मैं बताऊं आपको कि ये तो हो गया कि कॉल्स इन एडवांस का थ्योरी। अब कॉल्स इन एडवांस पे एक चीज बात हुआ था, क्या, ब्याज की। क्या बात हुआ था, ब्याज की। तो ब्याज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप इसको समझो, ठीक है। तो ब्याज का कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला होता है जो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप इसको समझिएगा। तो फार्मूला होता है इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसी पर ब्याज मिलेगा ना, तो उसको आप ले लीजिए। तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या है यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रेट है, रेट क्या है, मैंने जो 12% लिखा है तो 12% आपको नहीं लिखना है। ये क्या हुआ, मैंने क्या लिखा, देखिए ब्याज की दर 12% से अधिक नहीं हो सकती, वो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो ये आप यहां पे रख लो क्या, रेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में पूरा लिख दे रहा हूं, इनटू टाइम। अब यहां टाइम का क्या मतलब है, देखिए क्या लिखा है, 12% वार्षिक। वार्षिक मतलब 12% सालाना दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। वो जो 6% 7% कुछ भी हो तो वार्षिक देगा, लेकिन आप तो जो एडवांस पैसा दिए हो तो पूरे साल भर का तो जरूरी नहीं कि होगा, वो 3 महीने 2 महीने 6 महीने का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं और अपॉन में क्या लगाना है आपको, 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का। फिर से देखिए, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज की गणना करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस जो है आपको समझ में आ गया होगा। और ये दोनों टॉपिक आप समझ लोगे तो एग्जाम में अंतर भी आएगा, तो आप आसानी से लिख लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं आप लोग को दोनों में अंतर जो है वो डिफाइन कर देता हूं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं दोनों में अंतर पर। तो चलिए अंतर देखिए, तो सबसे पहले अंतर हम लोग देखेंगे अवशिष्ट याचना में, फिर उसके बाद अंतर देखेंगे हम लोग अग्रिम याचना में। तो पहला अंतर हमारा क्या है कि इस पर कंपनी 10% की दर से ब्याज ले सकती है। इस पर मतलब क्या, अवशिष्ट याचना पर। तो अवशिष्ट याचना पर कंपनी क्या करती है, 10% की दर से ब्याज ले सकती है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो अग्रिम याचना में क्या होगा,
कि इस पर कंपनी 12% की वार्षिक दर से ब्याज देती है। दोनों में याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, ब्याज ले सकती है और यहाँ पे क्या है, ब्याज देती है, क्योंकि आपने यहाँ पे पैसा नहीं दिया है और यहाँ पे आपने पैसा दिया है। तो जब दिया है तो आपको ब्याज मिलेगा, आपने पैसा नहीं दिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग दूसरा अंतर देखते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा अंतर देखिए क्या है। तो दूसरा अंतर हमारा सबसे पहले अवशिष्ट याचना में क्या है कि इसका शेष डेबिट होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एंट्री समझाया था, तो उसमें क्या था कि बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर 2। तो कॉल्स इन एरियर क्या था, तो डेबिट था ना, तो इसीलिए डेबिट है। ठीक है। अब देखिए अग्रिम याचना है, तो अग्रिम याचना का जो एंट्री होता है उसमें क्रेडिट शेष दिखाया जाता है, तो इसीलिए लिखा गया है क्या, इसका शेष क्रेडिट होता है। वैसे भी आप लोग जानते हो कि अंतर में क्या, ये डेबिट होगा तो वो क्रेडिट ही होगा। ठीक है। देखिए हम लोग का थर्ड अंतर क्या है, यह मतलब क्या, अवशिष्ट याचना। तो यह मांग राशि अंशधारियों द्वारा कंपनी को दे है। क्यों? क्योंकि अंशधारियों ने कंपनी को पैसा नहीं दिया है तो अंशधारी को देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर उनके अंशों का एक प्रोसेस के हिसाब से बाद जो है उनका अंशों का हरण कर लिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि यह मांग राशि अंशधारियों द्वारा कंपनी को दे है। थर्ड अंतर उसमें देखिए क्या है कि यह मांग राशि कंपनी के द्वारा अंशधारियों को दे है। इसमें थोड़ा सा समझिए आप लोग कि क्या लिखा है। यह मांग राशि अंशधारियों द्वारा है, क्योंकि अंशधारियों ने पेमेंट नहीं किया है तो अंशधारी को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें क्या लिखा देखिए मैंने, यह मांग कंपनी के द्वारा। ठीक है, कंपनी के द्वारा, क्योंकि अंशधारी ने आपको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, एडवांस में दे दिया है, तो ये आपको याद रखना है पड़ेगा। ठीक है। तो फिर से देखिए, यह मांग राशि अंशधारियों द्वारा कंपनी को दे है और उसमें लिखा है यह मांग राशि कंपनी के द्वारा अंशधारियों को दे है। ठीक है। अब फोर्थ अंतर देखिए क्या है हमारा। देखिए चौथा अंतर हमारा क्या है, तो इस मांग का ब्याज कंपनी के लिए आय है। क्यों? क्योंकि अंशधारियों ने पेमेंट नहीं किया है तो अंशधारी को क्या है, जो याचना है उतना तो पैसा देना ही है, साथ ही साथ क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देना है ब्याज के रूप में। तो कंपनी को क्या है, जो पैसा नहीं मिला वो भी मिलेगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो ये कंपनी के लिए आय हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि इस मांग पर ब्याज कंपनी के लिए व्यय है। क्यों? क्योंकि कंपनी को तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, जितना उनको चाहिए उतना तो मिला ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी मिल गया, और जो एक्स्ट्रा मिला है तो उस पर अंशधारियों को ब्याज देना है, यानी कि कंपनी ब्याज देगी, इसीलिए व्यय है। ध्यान समझिए, यहाँ पे ब्याज के रूप में कंपनी को प्राप्त होता है, प्राप्त करती है, तो यहाँ पे आय हो गया, और यहाँ पर ब्याज के रूप में धन जा रहा है, पैसा जाता है, तो ये व्यय हो गया। तो इस प्रकार आपका 4 जो अंतर कंप्लीट हुआ। तो इस हिसाब से आप लोग को आज की क्लास में कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और आप लोग को यदि किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोग को वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।